वेलकम क्लास टू योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट फिज़िक्स 2। और क्लास अभी तक क्योंकि हम बैंड थ्योरी को हमने डिफरेंट एस्पेक्ट से डिस्कस किया है, टुडे वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ दिस बैंड थ्योरी इज़ इफ़ेक्टिव टू ड्रा ए क्लियर डिफरेंस बिटवीन थ्री इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स लाइक मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। अगर हमारे पास थ्री इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हमारे पास आ जाती हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि हम कुछ मटेरियल होते हैं इजीली कंडक्टर होते हैं, कंडक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं, कुछ इंसुलेटर्स होते हैं कंडक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करते, और कुछ सेमीकंडक्टर जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से ये बैंड थ्योरीज इफ़ेक्टिव साबित हुई इन तीनों मटेरियल्स को डिस्टिंग्विश करने में, इनको डिस्क्रिमिनेट करने में कितना इम्पॉर्टेंट रोल इन थ्योरीज़ ने अदा किया। और समझिए कि यही इसकी असल एप्लीकेशन थी, जो हम इतना बड़े बड़े मैथमेटिक्स कर आए हैं बैंड थ्योरीज़ के। उनका असल मकसद यही था कि इन दी एंड हमें कुछ ऐसा मिलने वाला है जो कि एक बहुत यूज़फुल नॉलेज होगा मटेरियल्स साइंस की दुनिया में। हम डिस्क्रिमिनेट कर सकेंगे बैंड थ्योरी की बुनियाद पे डिफरेंट मटेरियल्स में और उनकी प्रॉपर्टीज़ में। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमें एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाना है, जिसको यहाँ पे मैंने एफ के का नाम दिया हुआ है, और ये इसको रेशो लिखा है एम ओवर एम स्टार की, क्योंकि हम एक ऐसा फैक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं कि जिसके थ्रू हम देख सकें कि किसी भी स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना बाउंड है और कितना फ्री है। तो जाहिर है वो एम और एम स्टार की रेशो से ही हमें पता चल सकता है, क्योंकि एम और एम स्टार क्या है, एम मैस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन और एम स्टार इफेक्टिव मैस है जब वो व्हेन दैट इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट फ्री और बाउंड इन द क्रिस्टल। तो दोनों का रेशो हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कितना फ्री टू मूव है। तो इसके लिए अब यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, हम सिर्फ ये करते हैं कि एम स्टार की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है, हम लास्ट वाले लेक्चर से। उसके बाद आ जाइए, अच्छा अगर हम ये देखें फॉर एग्जांपल सपोज एम स्टार इज़ ग्रेटर दैन एम, अगर इफ़ेक्टिव मैस बड़ा है एम से, तो ये ओवरऑल ये फैक्टर बहुत स्मॉल हो जाएगा, जिसका मतलब है कि पार्टिकल जो है वो हैवी पार्टिकल है, बिकॉज दिस फैक्टर विल टेल अस हाउ अप टू वट एक्सटेंट दी पार्टिकल इज़ फ्री। तो अगर ये पार्टिकल स्मॉल है तो इसका मतलब है कि पार्टिकल बहुत ज़्यादा फ्री नहीं है, बल्कि वो एक हैवी पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। और अगर m इज़ इक्वल टू एम स्टार है, m इज़ इक्वल टू एम स्टार है, तो इसका ये मतलब हुआ कि पार्टिकल फ्री है, बिकॉज इफेक्टिव मैस भी फ्री पार्टिकल मैस के बराबर है। तो अब अगर हम जो लास्ट हमने कर्व डिस्कस की हैं उसी में ही हमने ये बात डिस्कस की थी कि हायर वैल्यूज़ जो हैं के की पॉजिटिव वैल्यूज़, या यहाँ पे देखिए लोअर वैल्यू ऑफ के पे एम स्टार की वैल्यूज़ जो हैं इफेक्टिव मैस जो है वो पॉजिटिव रहता है, और वो आपको कर्व का ये अपर पार्ट शो भी हो रहा है। और हायर वैल्यूज़ ऑफ के पे यही मैस जो है वो नेगेटिव हो जाता है। तो इसका मतलब ये एफ के फैक्टर है, जो फैक्टर हमने यहाँ पे डिवाइस किया है, ये लोअर वैल्यू ऑफ के पे तो पॉजिटिव ही रहेगा, और अपर वैल्यू ऑफ के पे, जैसे कि ये कर्व आपको नेगेटिव साइड पे लेके जा रही हैं, अपर वैल्यू ऑफ के पे ये फैक्टर भी नेगेटिव होता हुआ आपको नज़र आएगा, और ये आपको फिगर 8.9 में दिखाया गया है। तो अब हम ये देखना चाहते हैं, लेट अस कंसीडर एन एनर्जी बैंड विच इज़ फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स अप टू k इक्वल्स टू k1। अब यहाँ पे मैंने एक एनर्जी बैंड बनाया हुआ है फिगर 8.10 में, जो कि इसकी एनर्जी कर्व जो है ये आपको दिखा रही है कि k इक्वल्स टू k1 तक, प्लस माइनस k1 तक एनर्जी बैंड जो है ये फील्ड है। ये रेड लाइट से दिखा रही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेट फील्ड है। अब हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि सबसे पहले कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ये मटेरियल हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वही हमें बताएगी ना कि कौन सा ये मटेरियल कंडक्ट कर सकता है या नहीं। तो कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर ऑफ इफेक्टिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे इन बैंड्स में। लाइक जैसे ये हमने फ्री, ये तो हमें मतलब कि एक ऐसा फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया था जो इलेक्ट्रॉन्स की फ्री स्टेट को डिस्क्राइब कर सकेगा। ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव हैं, कहीं पर मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, तो वो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकेंगे ना। इस वजह से हमने ये एफ के फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फैक्टर एन इफेक्टिव, इसका नाम देंगे, और ये समेशन एफ के बराबर होगा। ये अब क्या होगा, ये उन सारे अवेलेबल जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन सारे अवेलेबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स
का टोटल हमें मिलेगा एन इफेक्टिव से। मतलब कि कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। और इसके लिए अभी आप देखिए कि इसे लास्ट वाले टॉपिक्स में आप देखिएगा कि हमने टोटल नंबर जितनी ऑक्यूपाइड स्टेट्स हैं उनमें जितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो हमने कैलकुलेट भी किए थे, DNL/2π डी के। ये हमने रीसेंट लेक्चर में कैलकुलेट किए हुए हैं। आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब क्योंकि हमारे पास एक स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन मौजूद होते हैं तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये टोटल DN मेरे पास आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्यूपाइड स्टेट जो मैंने यहाँ तक ऑक्यूपाइड ली हुई हैं L/π डी के। तो अब अगर हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एन इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ पुट करेंगे इन लिमिट्स में -K1 टू +K1 तक, क्योंकि हमारा बैंड जो है -K1 से +K1 तक फिल्ड है। और इसमें ये होगा FK और DN। अब यहाँ पर हम वी आर नाउ रेडी टू कैलकुलेट द एन इफेक्टिव बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ FK भी मौजूद है, DN भी मौजूद है। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -K1 टू +K1। FK की वैल्यू पुट करें m/h² d/2e/dk², और उसके साथ ही DN की वैल्यू है L/π और DK। देखिए जो कांस्टेंट है वो आप बाहर निकाल सकते हैं mL/π/h²। और बाकी इंटीग्रल जो है उसको मैं इंटीग्रेट करती हूँ, तो बल्कि उसको पहले इंटीग्रेशन से पहले मैं 0 to K1 की फॉर्म में लिख लेती हूँ और उसके साथ एक 2 आ जाएगा और उस 2 को मैं बाहर ले आऊँगी, तो ये आ जाएगा d/2e/dk² बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन और साथ DK। तो अब ये मेरे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 2mL/π/h²। और इसको मैं इंटीग्रेट करूँ तो एक बार ये इंटीग्रेट होने के बाद बचेगा DE/dk एट k = K1। ये है एन इफेक्टिव की वैल्यू। अच्छा क्लास, अब ये देखिए आपके अब एन इफेक्टिव की वैल्यू देखें कि 2mL/πh², तो ये सारा कुछ कांस्टेंट है, तो किस पे डिपेंड करेगा? एन इफेक्टिव विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द एनर्जी कर्व विद रिस्पेक्ट टू के। अब देखिए ये जो 2 चीज़ें भी हम पढ़ चुके हैं कि DE/dk या ये चेंज कहाँ पर 0 होगी, व्हेन k = K1। अगर हम k की वैल्यू को पुट करें, जैसे k के प्लस माइनस एजिस के ऊपर n/a को पुट करें K1, तो यहाँ पर तो ये D/dk 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कम से कम ये जहाँ तक K1 और ये फील्ड बैंड है यहाँ पर कोई इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है जो कि कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सके। तो एक तो केस ये हो गया। नंबर 2 केस ये है कि अभी हमने रिसेंट भी डिस्कस किया और यहाँ पे भी मैंने कर्व बनाई हुई है कि एक तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं K1 जहाँ पर DE/dk 0 है, और दूसरा जहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाता है, जहाँ पे ये कर्व अपना कर्वेचर चेंज करती है, इस सारे रीजन के अंदर बाकी बचने वाले रीजन के अंदर DE/dk मैक्सिमम होता है। तो अगर DE/dk पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे मैक्सिमम है तो वहाँ पर अपर पॉइंट्स के ऊपर आपको इफ़ेक्टिव मैस, इसका मतलब है कि इफ़ेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स भी, काफ़ी फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मिलेंगे। तो ये दोनों तरह की सूरत हाल मौजूद हैं। वी आर नाउ इन ए पोजीशन, अब हम इस पोजीशन में हैं कि किस तरह से हम डिस्टिंक्शन करेंगे कि मेटल्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में ये बैंड जो हैं जो कि जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और जिनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं मौजूद हैं किस तरह से बिहेव करेंगे। इसके लिए देखिए कि पॉइंट 1 देखिए, ए सॉलिड जो है वो इंसुलेटर कहलाएगा अगर उसके बैंड्स जो हैं या तो वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं। देखिए अभी बताया कि बैंड जब कम्प्लीटली फिल्ड हैं तो उसमें कोई इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, दैट मीन्स देयर वुड बी नो कंडक्टिविटी। इसका मतलब है कि वो मटेरियल एज एन इंसुलेटर बिहेव करेगा। तो पहली कंडीशन इंसुलेटर की ये है कि या तो बैंड कम्प्लीटली फिल्ड हो या कम्प्लीटली एम्प्टी हो, या फिर इन दोनों बैंड्स के दरमियान में फ़र्क, इन दोनों बैंड जो कि कम्प्लीटली फिल्ड हैं और कम्प्लीटली एम्प्टी हैं, अगर हम इनको वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का नाम दें तो, और इन दोनों के दरमियान एनर्जी गैप हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा हो, जो अपर और भी बैंड्स होंगे जो कि एनर्जी कर्व्स में होंगे, यहाँ पे शो नहीं हुए, लेकिन एनर्जी गैप अगर
दो बैंड्स के दरमियान में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो तब भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच सकेंगे और कंडक्टिविटी का फिनोमेना नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें या तो कंडक्शन बैंड जो है वो टोटली एम्प्टी है और वैलेंस बैंड टोटली फिल्ड है और इनके दरमियान गैप जो है ये बहुत ज़्यादा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन तक नहीं पहुंच पा रहा और जिस तरह से कंडक्टिविटी टेक प्लेस नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल ये जिस तरह से सोडियम क्लोराइड और डायमंड और अदर ऐसे मटेरियल्स हैं जिसको हम इंसुलेटर का नाम देते हैं, उसमें यही वजह है कि कंडक्टिविटी उनकी नेगेटिव में होती है और ऐसे मटेरियल्स को इंसुलेटर्स कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आती है कंडक्टर्स की, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास वैलेंस बैंड जो है वो पार्शली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड भी पार्शली फिल्ड होता है। तो इससे क्या होगा, दोनों ओवरलैप कर रहे होते हैं। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के इतने क्लोज होते हैं कि दरमियान में कोई भी एनर्जी गैप मौजूद नहीं होता। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में मौजूद हैं वो सारे के सारे कंडक्शन बैंड में मौजूद होते हैं कंडक्टिविटी के लिए। तो इस तरह से कंडक्टर्स जो हैं वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो बहुत आराम से और कंडक्टिविटी का फिनोमेना टेक प्लेस होता है और जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रिसिटी को वो बहुत आसानी से गुजरने देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और करंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होती है। इसी तरह से तीसरी टाइप होती है ऐसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, जिसमें दो बैंड्स वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड्स जो हैं पार्शली फिल्ड होते हैं और इनके दरमियान एनर्जी गैप तो होता है बट मामूली सा, छोटा सा आप लगा लें, बहुत मामूली सा एनर्जी गैप होता है कि आप थोड़ी सी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी उनको कहीं से मिल जाती है इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो फ़ौरन से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और इलेक्ट्रिक करंट में अपना हिस्सा परफॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स हैं, इसी वजह से इनको सेमीकंडक्टर कहा जाता है कि विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी तो ये सेमीकंडक्टर ही बिहेव करते हैं। या हम ये कह सकेंगे कि T इज़ इक्वल टू 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो एज एन इंसुलेटर बिहेव करते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी भी नहीं होती कि वो इस गैप को Eg जो गैप कंडक्शन और वैलेंस बैंड के दरमियान मौजूद होता है उसको ख़त्म कर सकें। तो इस वजह से वो इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे ही अगर T नॉट इक्वल्स टू 0 केल्विन का मतलब है उनके पास कहीं भी किसी भी सोर्स से थर्मल एनर्जी आ चुकी है, थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आपको पता है एक्साइट हो जाता है और वो छोटा सा एनर्जी गैप जो है वो पार्ट कर लेता है और नेक्स्ट स्टेट या कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है, जिससे कंडक्टिविटी के बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल हैं जिनको ना तो हम टोटली इंसुलेटर्स कह सकते हैं ना ही टोटली कंडक्टर्स कह सकते हैं, बल्कि इन दोनों की दरमियानी स्टेज होती है और इसी वजह से इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो लेस होती है बस इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आज का। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कल।